गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमने फाइनलाइज की हैं, मैं कल प्रेसिडेंट से डिस्कस करूंगा और कुछ चीज़ें हैं जो मैं आर्मी चीफ से मुलाकात होगी तो डेफिनेटली उनके सामने रखूंगा, क्योंकि ये मेरा नहीं है, ये पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का मसला है कि वो 12 करोड़ का जो सूबा जो है उसको यरगमाल बनाया हुआ है एक अनोखे लाडले ने। और ऐसी सूरत हाल के अंदर कम से कम मैं तो खामोश नहीं बैठ सकता। जो बाकी आईनी जो इदारों की जिम्मेदारी हैं उन तक मैंने ये बात पहुँचा दी है, उनको कहा। और आखिर में मैं सिर्फ इतनी बात दोबारा दोहराना चाहता हूँ, यहाँ शहबाज शरीफ साहब को उनकी औलाद ने जिस मुश्किल में फंसा दिया है, उनको कहते हैं इंसान के लिए दुनिया पे दो ही चीज़ें सबसे तल्ख तरीन मुश्किल तरीन इम्तिहान है, एक पैसा और एक औलाद। अगर आपका ये साहबजादे जो आपके वज़ीर आला के दौर में जो कुछ ये करते रहे हरकतें, आपकी ताकत को जिस तरह ऑफिस को एक्सप्लॉइट करते रहे, कभी बेकरी वाले को कुट दिया, कभी वो किसी खातून को अपने पंजाब पुलिस से सड़क पे कुटवा दिया, अगर वहीं अपने बेटे को रोक लेते तो आज कम से कम ये सबसे बड़ा सूबा जो है इस हैजानी कैफियत में का शिकार ना होता। मैं आपसे फिर बतौर एक गवर्नर पंजाब मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कह रहा हूँ कि सर आपका बेटा जो है उस आप इंटरवीन करें, इसको समझाएं। अगर आपने इसको वज़ीर आला का टिकट दे ही दिया है, आपका कैंडिडेट है, मैंने उस दिन भी कहा है ये कॉन्स्टिट्यूशनली लॉफुली इलेक्शन लड़ के आए, अगर ये जीतेगा, मैं अगर इस ऑफिस में हुआ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता XYZ, अगर मैं इस ऑफिस में हुआ तो मैं खुद इसका लूँगा, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनली और लॉफुली इलेक्ट हो गया। इस तरह दम्बरदोश कम से कम मैं जितना घंटे भी अगर यहाँ पे मौजूद रहा तो ये मैं नहीं होने दूंगा। बहुत पर और इसी तरह एक ही मशवरा मेरा यहाँ हमजा शहबाज शरीफ साहब को भी है, मुझसे उम्र में छोटे हैं लेकिन ये भी क्योंकि रावियन है, मैं भी रावियन, तो एटलीस्ट कम से कम हमारा किरदार प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा तो होना चाहिए कि हम अपने अल्मा मैटर और अपने टीचरों के लिए जो है बायस शर्मिंदगी या नदामत ना बने, ना अपने माँ बाप के लिए। अभी भी मौका है, आप अपनी गलती का एहसास करें, अपने पार्टी के लीडरशिप से और अपनी जो लीगल टीम से पूछें। अगर आपको लीगल टीम नहीं समझा पा रही, आपको कोई ट्यूशन चाहिए, मेरी लीगल टीम आके आपको समझाने को तैयार है। लेकिन प्लीज़ हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते अब 1 घंटा भी या कुछ चंद लम्हे भी और कि पंजाब को हम इसी तरह से चलने दें कि गैर आईनी और धंबड़दोश करके, और आईनी जबकि आईनी एक वज़ीर आला मौजूद है, वो बेचारा वहाँ से वो जो है वहाँ प्रेस को कैबिनेट की मीटिंग निकल करके बाहर निकला, शरीफ आदमी सरदार उस्मान, ये गुंडे लेके उसका गाड़ी की चाबी छीन के गाड़ी से उतार कर सड़क पे किया और उसको कहा खबरदार तुमने 8 क्लब की तरफ जो है मुँह किया। अब ऐसी सूरत हाल में मैं नहीं से हैरान हूँ कि जैसा बाकी लोग बैठ के अगर वो ऑब्जर्व कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनके जहन में कोई प्लान होगा, जो बाकी इदारों के जो सरबरा है कि इतने बड़े सूबे में ये सारी सर्कस चल रहा है, तो उनका क्या प्लान है, जो डेफिनेटली इस मुलाकात में जो है डिस्कशन में आएगा। और आप लोगों का मैं एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये इसके ऊपर अब मज़ीद जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपको मेरी मीडिया टीम जो है वो आपको अपडेट करती रहेगी। अगर आप एक एक करके करेंगे, मैंने आपसे कहा ना, अगर एक एक करके करें। उमर सरफराज चीमा ने कहा है कि वज़ीर आज़म अपने बेटे को मुदाखलत से रोके, हमजा शहबाज अपने बड़ों के लिए बायस निदामत ना बने। और आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत का इमरान खान के बैरूनी साजिश के इल्ज़ामात पर तहकीकात के लिए कमीशन के क़याम का ऐलान। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि गैर जानिबदार कमीशन के सरबराह पर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। कमीशन के TORs की वफाकी काबीना के इजलास में मंजूरी ली जाएगी, जबकि कमीशन की रिपोर्ट अवाम के सामने रखी जाएगी। उन्होंने ऐलान किया कि कमीशन के फैसले की रोशनी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। कागज़ लहराकर इल्ज़ाम लगाने वालों को कटहरे में खड़ा किया जाएगा। उन्होंने PTI की तहरीक को फराह गोगी बचाओ मुहिम का नाम दिया और इल्ज़ाम लगाया कि फराह गोगी के सबसे ज़्यादा अकाउंट्स पंजाब में खोले गए। हुकूमत पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि ये जो तमाशा लगाया हुआ है बैरूनी मुल्क साजिश का, ये जो इल्ज़ाम तराशी की जा रही है, ये जो मुल्क को सुबह दोपहर शाम इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, इसका इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला किया गया है। और वो इंक्वायरी कमीशन जो गैर जानिबदार होगा, जो मुनसिफाना तरीके से इस बात का फैसला करेगा कि ये जो बैरूनी मुल्क साजिश का ड्रामा है, इसके असल किरदार इमरान खान साहब है। ये इंक्वायरी कमीशन
इंडिपेंडेंट होगा और इसकी तमाम इंक्वायरी पाकिस्तान की आवाम के सामने की जाएगी ताकि पता चल सके कि मुल्क दुश्मन इमरान खान अपनी झूठी सियासत के लिए, अपनी फरागोगी बचाओ तहरीक के लिए किस तरह पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इसी से मुतालिक अहम अपडेट ये आ रही है कि साबिक खातून की करीबी दोस्त फराह खान को दुबई से वापस लाने के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक PTI और इमरान खान के खुफिया अकाउंट्स के लिए आलमी बैंक्स को ख़त लिखने का फैसला भी कर लिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, साबिक खातून की करीबी दोस्त फराह गोगी को दुबई से वापस लाने के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, क्या डिटेल्स हैं, अहम डेवलपमेंट है? जी बिल्कुल, इदारे जो है मुकम्मल तौर पर मुतहरिक हो गए और फराह गुजर को दुबई से वापस लाने के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज किया गया है, क्योंकि नैब तफ्तीश के लिए फराह गोगी का ये कहा जा रहा है कि मुल्क में मौजूदगी जो है वो जरूरी है। और दूसरी जानिब PTI की जो गैर कानूनी फंडिंग है उसकी भी मजीद तहकीकात का फैसला किया गया है। 2013 से 2021 तक का रिकॉर्ड जो है वो कंपाइल किया जाएगा। फॉरेन फंडिंग केस में 5 साल का रिकॉर्ड मौजूद है। स्टेट बैंक ने इलेक्शन कमीशन को 2008 से 12 तक का रिकॉर्ड दिया था। जराए कहते हैं कि PTI को 2013 के बाद ज्यादा मिकदार है और रिकॉर्ड के भरने में किसने पैसे दिए हैं। साथ ही ये भी फैसला किया जा रहा है कि आजाद ऑडिटर के जरिए बैंक रिकॉर्ड की फरामती कराई जाएगी। और जो PTI के 4 मुलाजमीन हैं जिनमें तारिक बाल, नुमान अफजल, मोहम्मद अरशद, मोहम्मद रफीक है, इनकी भी बैंक तफसीलात हासिल की जा रही है। और स्टेट बैंक से मुलाजमीन के निजी अकाउंट्स की रकूम का जायजा लिया जाएगा। और साथ ही आलमी बैंक को खत लिखने का फैसला किया गया है। अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, नॉर्वे, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के जो बैंक है उनसे भी रब्ता किया जाएगा। और इसाकदार दौर का जो डाटा एक्सचेंज मुआहदा है उसके तहत कार्रवाई करने का फैसला किया गया है। और मुआहदे के तहत FBR आलमी बैंक से मज़कूरा रिकॉर्ड जो है वो हासिल कर सकता है। उस्मान खान, बहुत शुक्रिया। और साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि इमरान खान लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर देंगे। मौजूदा हुकूमत को नफलों, 2 वोटों और आधे टेलीफोन की मार करार दे दिया। समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर का इंटरव्यू, और इसमें उन्होंने ये कहा कि इदारों से गलतफहमी ख़त्म होनी चाहिए। सिर्फ इलेक्शन की तारीख का ही तो मसला है, लेकिन बड़ी रुकावट आसिफ अली जरदारी हैं। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। पोजीशन कहती है कुछ भी नहीं है, ये इस्लामाबाद मार्च, ये मीटिंग्स, ये कुछ भी नहीं है। इलेक्शन अपने टाइम के ऊपर ही होंगे। इनको पता लग जाएगा। अभी तो शैतानी चमगादड़ 12 महीने पे आएगी ना, ये 3 महीने पे आएगी। इस मई की 31 तारीख तक आप इंतज़ार करें। मैं मुस्बत खबरें देख रहा हूँ। और अगर ये लॉन्ग मार्च हो गया, ये हकीकी मार्च हो गया, इसमें कोई हादसा हो गया तो राह पे आ जाने थे, वाह पे आ जाने, ये जाने और वो जाने। मैं बता रहा हूँ कि लोगों में नफरत के बारूद भरे हुए हैं। अब लॉन्ग मार्च की डेट एक्सटेंड हो सकती है या मई इज द फाइनल डेट? मुझे पूरी उम्मीद है कि कल इमरान खान जुमे के बाद फैसला कर देगा किस दिन लॉन्ग मार्च होना है और लोग काफिला चल पड़ेंगे और इस तरह चलेंगे कि संभाले नहीं जाएंगे। जहां रोकेंगे वहीं वो बैठ जाएंगे और सारा मुल्क जैम हो जाएगा। एक आधा दिन आगे हो जाए तो मैं कह नहीं सकता। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर जरा कमेंट करें थोड़ा सा। मैंने तो मार्च में कहा था कि मार्च में हमारी हुकूमत के लिए मसाइल हैं, क्योंकि मुझे पता था कि नवाज शरीफ से जो मुलाकातें हो रही हैं, मैं अंदर से बाखबर था सारे मामलात से। इमरान खान को भी खबर थी। गलत तरीके से साम्राज्य ने, इंटरनेशनल फोर्सेस ने जो प्लान बनाया वो उलट हो गया। इमरान खान एक लीडर निकल आया है पहले से भी ज़्यादा बड़ा। इमरान खान की सियासी पोजीशन आज से 21 दिन पहले ऐसी नहीं थी। ये हुकूमत नफलों की मार है। 2 वोटें हैं जी, आधे खून की मार है। आधा खून भी ज़्यादा है जी, 0.20% खून की मार है ये हुकूमत। सऊदी अरब गए, क्या मिला है ठिंगा? UAE से क्या मिला है ठिंगा? कुछ भी नहीं मिला। ये गुलाम हुकूमत है, जो कहेंगे वैसा करेंगे। नवाज शरीफ लंदन से बैठ के गुजरांवाला, वजीराबाद 14 मरतबा गालियां दी। शहबाज शरीफ ने 14 मरतबा 90 के जाविये से बूट चाटे हैं। जो लोग ये सारा मलबा फौज पे डाल रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ऐसा मत करो। आपके जो सियासी मुखालिफ हैं वो इस चीज़ की बड़ी मुखालफत कर रहे हैं कि शेख रशीद जो हैं वो मुल्क में इंतशार पैदा करना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं। 9 कल गुजरात में भी मुकदमा हो गया है। सऊदी अरब में इन्वेस्टिगेशन में मेरे भतीजे को साबित हुआ है कि वो वहाँ नहीं था। जब वो जहाज़ में चढ़ गया, जब इनको पता लग गया कि वहाँ तफ्तीश में वो बेगुनाह साबित हुआ है और खरूज लग गया वहाँ से, फिर 2 घंटे बाद इन्होंने उस पर पर्चा काटा है। मैं 15 तारीख को फैसलाबाद जलसे में जाके मदीना टाउन गिरफ्तारी देना चाहता था,
लेकिन इमरान खान ने मुझे कल रोका है कि ऐसा आप ना करें, क्योंकि लॉन्ग मार्च आ रहा है, आज़ादी मार्च आ रहा है, ऐसा आप करेंगे तो भतीजा आपका जेल में है, तो हमें रावलपिंडी में मसाइल पैदा होंगे। इसलिए मैं अपने फैसले से पीछे हो रहा हूँ। इदारों से सुलह का कोई इम्कान नजर आ रहा है आपको? मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होनी चाहिए, ये हमारे अदारे हैं, बातचीत होनी चाहिए, इलेक्शन की तारीख निकलनी चाहिए। एक इतना सा मसला, सिर्फ आसफ जरदारी अब रुकावट है। अगर इमरान खान को लंबा टाइम मिल गया तो ये इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं जाएंगे। सर, इमरान खान के साथ ही रहेंगे या कोई और ऑप्शन भी है? अगर कोई ऐसा प्रेशर आपके ऊपर आता है तो? इमरान खान के साथ हूँ, चट्टान की तरह उसके साथ हूँ। मैं सियासत छोड़ सकता हूँ, इस इम्तहान के वक्त में इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा। ये इम्तहान का वक्त है, जब सियासत का वक्त आएगा उस वक्त देखी जाएगी। और अभी आपको बताएं कि वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का मस्जिद नबवी बेहुरमती केस पर बयान। कहा, ड्यूटी जज अटक ने राशिद शफीक को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। जज के इसरार के बावजूद राशिद शफीक ने मोबाइल फ़ोन पुलिस को नहीं दिया, जिससे इमरान खान और शेख रशीद के मुलव्विस होने के शुबे को तक़वियत मिलती है। वजीर दाखिला ने यह भी कहा कि इस वाक़े पर इमरान न्याजी को माफ़ी मांगें और बेहुरमती में मुलव्विस कारकुनान के खिलाफ एक्शन लें। तहरीक इंसाफ का मजम्मत और इजहार ला ताल्लुकी ना करना काबिल अफसोस है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज के जलसों के शेड्यूल में तब्दीली कर दी गई है। बोकाड़ा में 8 मई की बजाय 23 मई को जलसा होगा। वो चौधरी सालिक हुसैन की दावत पर 15 मई को गुजरात में खिताब करेंगी। शेड्यूल के मुताबिक मरियम नवाज कल अटक में अवामी जलसे से खिताब करेंगी। वो 7 मई को शांगला जबकि 11 मई को स्वाबी में जलसे से खिताब करेंगी। मरियम नवाज और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ यौम तकबीर पर 28 मई को बहावलपुर में बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। और वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने आज एक मरतबा फिर साबिक हुकूमत के खिलाफ इल्ज़ामात की बौछार कर दी। कहा कि इमरान खान मईशत में बारूदी सुरंगें बिछा कर गए। साबिक हुकूमत ने पावर और गैस सेक्टर में 4100 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा छोड़ा। वज़ीर ख़जाना ने यह भी कहा कि इमरान खान ने CPEC तबाह कर दिया, लॉन्ग मार्च से पहले हिसाब देंगे। साफ कहा है कि ख़जाने पर दबाव के बावजूद पेट्रोल की कीमतों में फ़िलहाल इजाफे का प्रोग्राम नहीं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मिफ्ता इस्माइल ने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। खान साहब जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, तो मैं खान साहब से गुजारिश एक करता हूँ और उनके वज़राओं से गुजारिश करता हूँ तो मुझे इस चीज़ का जवाब दे दें कि 1500 अरब रुपए किधर से आएंगे जो आप गैस सेक्टर में लोड शेडिंग सर्कुलर डेट छोड़ के गए। मुझे इस चीज़ का जवाब दें कि 2600 अरब रुपए कहाँ से आएंगे जो आप पावर सेक्टर में छोड़ के गए। मुझे इस चीज़ का जवाब दें कि जो 200 अरब रुपए का आपने नुकसान किया SNGPL में, वो कहाँ से आएंगे पैसे मेरे पास। मुझे इस चीज़ का जवाब दें जो 100 अरब रुपए आप नुकसान कर रहे हैं, जिसके लिए हुकूमत पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को कर्ज देना पड़ रहा है पेट्रोल का, वो पैसे कहाँ से आएंगे जिसकी वजह से आज इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। IMF से लिख के दिया, इन्होंने लिख के दिया कि हम एमनेस्टी नहीं देंगे। अगर एक इमरान खान ने खुद फ़ोन किया मैनेजिंग डायरेक्टर को IMF की कि मेरे रियल इस्टेट के ATM से, उन्होंने ATM का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया होगा, उन्होंने कहा होगा कि मेरे रियल इस्टेट के दोस्त हैं, कोट अनकोट दोस्त हैं मेरे, तो मुझे रियल इस्टेट को एमनेस्टी देनी है। और अब आपने देख लिया कि कौन कौन माशाल्लाह रियल इस्टेट में पैसे कमा चुका है। CPEC के साथ जो इमरान खान ने ज़्यादती करी है, वो पाकिस्तान के साथ ज़्यादती है, तो उसके साथ कहना पड़ता है जो इस वक्त सरमायाकारी करने के लिए तैयार हैं। अमेरिका करने के लिए तैयार नहीं है, यूरोप करने के लिए तैयार नहीं है। आपकी जो बका है वो चाइना से सरमायाकारी लानी है, तो बहुत ज़रूरी है कि CPEC को आगे बढ़ाया जाए। ऑलरेडी एहसन इकबाल जैसे जो रिस्पॉन्सिबल लीडर्स हैं, उनको पता है कि इंशाल्लाह CPEC को आगे बढ़ाएंगे और CPEC को ज़रूर आगे बढ़ा के देंगे। इस वक्त जो 42,000 अरब रुपया पाकिस्तान के ऊपर कर्ज है, डेट, जितना उन्होंने कर्ज लिया था वो 25,000 अरब का था, और इमरान खान ने वो 71 साल में, और इमरान खान ने अकेला 4.25 साल के अंदर 20,000 करोड़ रुपया खर्च किया है। तो इधर जितना कर्ज लिया उसका 80% कर्ज इमरान खान ने अकेले लेके दे दिया। अगर एक साल छोड़ देते तो पूरे पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ देते। PTI रहनुमाओं ने वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। असद उमर कहते हैं सियासी अदम इस्तेहकाम से ज़र मुबादला के ज़खायर $6 अरब तक रह गए हैं। हमाद असर का कहना है कि वज़ीर ख़जाना अपनी नाकामी छुपाने के लिए बहाने तलाश कर रहे हैं।
मईशत गैर संजीदा बयानात से नहीं चलती। असद उमर ने अपने ट्वीट पैगाम में कहा कि 2 माह के दौरान मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर में 35% कमी हुई। जाली मुकदमात और वीडियोज़ की धमकी के सिवा मौजूदा हुक्मरानों के पास कोई हिकमत अमली नहीं। हमाद हसन का कहना था कि अगर हुक्मरानों से मामलात संभल नहीं रहे तो मुसल्लत रहने की बजाय इंतखाबात करवाएं। शिबली फराज ने वज़ीर ख़जाना को दरामदशुदा हुकूमत का कारिंदा करार दिया। दावा किया कि मिफ्ता इस्माइल पाकिस्तानी कौम के खैर ख्वाह नहीं हो सकते। और तहरीक इंसाफ किसी बैरूनी क़ुव्वत के साथ किसी ऐसे मुआहदे की इजाज़त नहीं देगी जिससे पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर आँच आए। ये कहना है साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का, मगर इस बयान के साथ जो खबर उन्होंने बतौर सबूत शेयर की वो 23 अक्टूबर 2021 की है, जो PTI का दौरे हुकूमत था। पाकिस्तान की फिदाई हुदूद के इस्तेमाल का मुअम्मा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ट्विटर पर कहते हैं, तहरीक इंसाफ किसी बैरूनी कुव्वत के साथ किसी ऐसे मुआहिदे की इजाजत नहीं देगी जिससे पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर आँच आए। अगर ऐसे किसी मुआहिदे पर बातचीत के आगाज की भी कोशिश की गई तो पूरी कौम सरापा एहतिजाज होगी। मगर मजे की बात यह है कि फवाद चौधरी ने अपने इस बयान की तायीद में CNN की जो खबर शेयर की है वो 23 अक्टूबर 2021 की है। ये दौर तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत का था। 23 अक्टूबर 2021 को CNN ने यह खबर दी थी कि अमेरिका पाकिस्तान से फिदाई हुदूद के बाकायदा मुआहिदे की मंजूरी के करीब पहुंच चुका था। मज़ीद ताज्जुब का पहलू ये है कि PTI हुकूमत ने CNN की ये खबर उस वक्त मुस्तरद कर दी थी, मगर आज फवाद चौधरी यही खबर मौजूदा हुकूमत के खिलाफ बतौर सबूत पेश कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये खबर उस वक्त दुरुस्त थी तो फिर तरदीद क्यों की गई, और अगर खबर उस वक्त दुरुस्त न थी तो फिर आज उसे मौजूदा हुकूमत पर कैसे चस्पा किया जा सकता है। खारजा पॉलिसी फरोख्त करने वाले दूसरों पर इल्जामात लगा रहे हैं। मरियम औरंगजेब फवाद चौधरी पर बरस पड़ी। कहती हैं साबिक वजीर इत्तलात ने जो मुआहिदे की खबर शेयर की वो PTI हुकूमत में हुआ था। झूठ बोलते हुए इन लोगों को शर्म भी नहीं आती। 2021 में 21 अक्टूबर को ये रिपोर्ट आई थी जिसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान और US के दरमियान फाइनल हो गया अग्रीमेंट, जो कि अग्रीमेंट के मुताबिक एयर स्पेस इस्तेमाल होगी। और उस वक्त यही टोला हुकूमत में था जिस वक्त ये रिपोर्ट CNN की आई। आज ट्वीट करके क्या कह रहे हैं कि हम ऐसे इक़दामात नहीं होने देंगे, हम ऐसे फैसलों पर साइन नहीं होने देंगे। और बेशर्मो, कुछ तो शर्म करें। अपनी ही हुकूमत की रिपोर्ट को ट्वीट करके शीरी मजारी साहिबा और फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि हम आज शहबाज शरीफ को ऐसे मुआहिदों पर दस्तखत नहीं करने देंगे। अभी अफसोसनाक खबर यह है कि ईद की खुशियां मातम में तब्दील हो गईं। कराची सी व्यू पर नहाते हुए 2 नौजवान डूब गए। एक की लाश निकाली गई है जबकि दूसरे की तलाश जारी है। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़िशान मुग़ल। कराची के इलाके गुलशन हदीद सिंधी पाड़ा के 11 दोस्त सी व्यू पर पिकनिक मनाने पहुंचे। ऊंची लहरों को देखते ही नौजवानों का दिल ललचाया और नहाने लगे। नहाते हुए 20 साला नौजवान दानियाल और 21 साला सोनू डूब गए। दोनों आपस में कजन थे। खबर मिलते ही फलाही इदारों के गोताखोरों ने कई घंटों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सोनू की लाश को निकाल लिया गया। दानियाल की लाश की तलाश अब भी जारी है। दोस्तों के साथ आया था घूमने के लिए, 5 जने नहाने के लिए गए, 3 बार आ गए, वो दो नहीं आए हैं। एक मेरा बेटा है और एक मेरा भतीजा है। पहले भी आते रहते हैं, तो अभी हमें थोड़ी मालूम था कि भाई जाएगा ये वापस नहीं आएगा। अगर नहीं आता तो हम जाने थोड़ी देते। दानियल के कजन का कहना था कि इंतजामिया और पुलिस को वाक़े की इत्तला दी, लेकिन उन्होंने कोई ताउन नहीं किया। कल 4 बजे से यहाँ बैठे मैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई किसी बात पे हमारा अमल नहीं हो रहा, ना पुलिस वाले कोई सुन रहा है, ना कोई भी आगे नहीं बढ़ के आ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। रेस्क्यू हुकाम का कहना है ऑपरेशन जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ ज़िशान मुग़ल, समा, कराची। अभी आपको ये बताएं कि रहनुमा तहरीक इंसाफ शहबाज गिल को मोटरवे पर हादसा पेश आया है। ट्रैफिक हादसे में वो जख्मी हुए हैं। शहबाज गिल की गाड़ी को पीछे से आने वाली गाड़ी ने टक्कर मारी, जबकि इत्तलात ये भी आ रही हैं कि मोटरवे पुलिस हुकाम जाए हादसा पर पहुंच गए हैं। अब्बास शब्बीर से हम बात करते हैं। अब्बास, कैसी कंडीशन है शहबाज गिल साहब की और क्या मालूम हो पाया ये हादसा कैसे पेश आया? देखें, जख्मी है इस वक्त शहबाज गिल और मोटरवे पर लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर उनकी गाड़ी को ये हादसा पेश आया है।
मोटरवे पुलिस हुकाम और एम्बुलेंसेज वहां पर पहुंची हैं और अब उनका जो तिब्बी मायना है वो किया जा रहा है और तिब्बी इमदाद भी उनको दी गई है। उनके जो साथी जो उनके साथ मौजूद हैं उन्होंने ये दावा किया है कि उनकी गाड़ी को पीछे से आने वाली गाड़ी ने टक्कर मारी है और ये भी हो सकता है कि किसी सोची समझी साजिश या मंसूबे के तहत ये वाकया करवाया गया हुआ। ये साथी शहबाज गिल की तरफ से ये दावा किया गया है, लेकिन पुलिस अभी इब्तिदाई इसकी तफ्तीश कर रही है। वहाँ पर मोटरवे पुलिस भी पहुंच चुकी है। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर यह हादसा पेश आया है जिसमें शहबाज गिल जख्मी हुए हैं और इनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। अब्बास, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरामीम का इब्तिदाई मुसविदा तैयार कर लिया गया है। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की मुख्तलिफ शिकों में तरामीम की गई हैं। मुजव्वज़ा तरमीम के जरिए बल्दियाती इंतखाबात के नकाद में रुकावटों को दूर किया जा सकेगा। बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे संजय साधवानी हमारे साथ हैं। संजय, ये बताएं मुसविदा पेश कब किया जाएगा? जी बिल्कुल, 10 मई को सिंध काबीना का इजलास बुलाया गया है जिसमें इस मसौदा पेश किया जाएगा। सिंध काबीना से मंजूरी के बाद इस मसौदे को सिंध असेंबली में पेश किया जाएगा। बल्दियाती काउंसलर, मुंतखब नुमाइंदों के माली और इस्लामी इख्तियारात के मुतालिक अलग अलग तरमीमी मंसूदे जिन पर गौर किया गया है और सिंध काबीना से उसकी मंजूरी की जाएगी। रवा माह ही सिंध असेंबली का इजलास बुलाया जाएगा जिससे तरामीम को मंजूर किया जाएगा। MKM का ये अहम मुतालबा था कि बल्दियाती जो एक्ट पास किया गया था उसमें तरमीम की जाए। MKM की 10 मई को ये मुसविदा पेश किया जाएगा। संजय, तफसील के लिए शुक्रिया। और ईद के तीसरे दिन भी अजीज़ रिश्तेदारों से मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद के एक ऐसे ही घराने में आपको लिए चलते हैं अरहम खान के साथ, जहां वालिदा ने बेटियों, भाई ने बहनों और भाभी ने नंदों को बुलाया हुआ है। किचन में सास बहू का पकवान बनाओ मिशन, और हो भी क्यों ना सास की बेटियां, दामाद और बहू की नंदे नंदोई दावत पर जो आने वाले हैं। खाने की मेज पर कोरमा, बिरयानी, रशियन सैलेड, कबाब और खीर ने अभी तशरीफ रखी ही थी कि मेहमान भी आन पहुँचे। पहले मिलना मिलाना हुआ और फिर खाने से दो हाथ। बहनों और बहनोइयों का मेजबान बनकर तो भाई की भी खुशी का ठिकाना नहीं। ईद एक ऐसा लम्हा होता है जब सारे इकट्ठे हो सकते हैं। मैंने अपनी सारी बहनों को इनवाइट किया है, सारे मिल के बातें भी कर रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं। शादी के बाद मेरी पहली ईद है और मेरे भाई और अम्मी ने मुझे स्पेशली इनवाइट किया है। ईद का एक वाहिद मौका है जिसपे हम सब फैमिली जो है वो एक टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं। अपनों की दीद से ईद के रंग और भी निखर जाते हैं। करीबी अजीज ईद दावतें उड़ाकर अपनायत की खुशियां दोबाला करने में मगन हैं। कैमरामैन हबीबुल हसन के साथ अरहम खान, समा, रावलपिंडी। और पूरे रमज़ान बेगम ने काम किया, ईद पर अब आराम करें। साबिक क्रिकेटर सकलैन मुश्ताक ने ईद के रोज़ किचन संभाल लिया। सकलैन मुश्ताक ईद के रोज़ किचन में पहुंचे। बेटी ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो कहा मछली फ्राई कर रहा हूं। कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, बेटी से कहा मामा से पूछ कर बताओ। सकलैन मुश्ताक ने फ्रेंच फ्राइज भी बनाए जिसकी वीडियो को सोशल मीडिया पर मद्दाहों ने खूब सराहा है। और ईद उल फितर पर कराची वालों ने सिनेमाओं का रुख कर लिया है, जहां 4 पाकिस्तानी फिल्मों की नुमाइश जारी है। शायकीन का कहना था कि फिल्म देखकर अच्छा लगा, फैमिलीज़ को सिनेमा घरों का रुख करना चाहिए। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं रेहान अहमद। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के एक मशहूर सिनेमा के अंदर, जहाँ पे मल्टीपल स्क्रीन्स हैं। लोग यहाँ पे फिल्में देखने के लिए आ रहे हैं अपनी ईद को खुशगवार बनाने के लिए। और बड़ी अच्छी बात ये कि इस साल जो हैं 4 फिल्में रिलीज़ हुई हैं, जिसमें दम मस्तम है, जिसमें चक्कर है, घबराना नहीं है, और जिसके अंदर जो है पर्दे में रहने दो है। ये चारों फिल्में रिलीज़ हुई हैं जिसमें पाकिस्तान के मशहूर एक्टर्स ने काम किया है। बहुत सारे लोग ऐसे फिल्में देखने वाले जिनको ये शिकायत है या जिनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जी टेलीविज़न के एक्टर्स जब फिल्मों के अंदर काम करते हैं तो वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते। उनका कहना ये है कि पहले की तरह अब भी फिल्म के एक्टर अलग होने चाहिए और टेलीविज़न के एक्टर अलग होने चाहिए। लेकिन उसके बावजूद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आवाम जो है वो बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं इस ईद पे पेश की जाने वाली 4 फिल्मों के अंदर, और बड़े जौक दर जौक जो है वो फिल्में देखने के लिए यहाँ पर
आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन प्राइम के होते हुए एक खदशा ये था कि नई फिल्में जब ईद पर रिलीज़ होंगी तो शायद बहुत बड़ी तादाद में लोग इन फिल्मों को देखने के लिए ना आएँ, क्योंकि लोग अब अपने घर में बैठ के LCD पे LED पे बैठ के नई फिल्में पूरी दुनिया की देख लेते हैं। रेहान अहमद, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। और कोयटा में ईद के तीसरे रोज़ भी मेला सजा है, जहां बच्चे अपनी ईदी उड़ाने में मसरूफ़ हैं, जबकि रंगीन अंडे लड़ाने का दिलचस्प खेल भी सबकी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। ये खेल किस तरह से खेला जाता है बताएंगे नूरुल आरिफीन अपनी रिपोर्ट में। बच्चे हों या जवान, ईद पर जगह जगह सभी अंडे लड़ाने में मगन हैं। लड़ाई से पहले अंडे मुख्तलिफ रंगों से रंगे जाते हैं। रंगदार खेल की शौकीन कहते हैं ईद पर अंडे ना लड़ाएं तो ईद अधूरी लगती है। काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस बचपन ही क्या है हम लोगों को, तो अभी बस ये थोड़ा टाइम भी पास कर रहे हैं और अच्छा थोड़ा शुगल मेला लगा हुआ है। उबले हुए रंगीन अंडे एक दूसरे से टकराए जाते हैं। अंडा टूट जाए तो उसका मालिक हार जाता है। खेल में रखे सारे अंडे फाते खिलाड़ी के हो जाते हैं। 210 अंडे जीते और सारे अरे 14,000 पे हम लोग का तावान हुआ है। 10,000 हम लोगों ने मुनाफा किया हुआ है। अंडा जो हम लोग लड़ाते हैं ना, वो हम लोग ऐसे फन लड़ाना चाहिए, तो जुआ नहीं लगाना चाहिए। दूसरी तरफ छोटे बच्चों की अक्सरियत झूलों में ईदी उड़ाने में मसरूफ है। गोलगप्पे खाया, आइसक्रीम खाया, बहुत चीजें खाई है, एंजॉय किया है। मैं मेले पे आई, मैं झूले खा रही हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है। आइसक्रीम मम्मी ने बोला था खाने से, मना किया था क्योंकि मैं बीमार हूँ ना। कभी सहरा के जहाज पर सवार तो कभी शाही बग्गी पर, इधर से उधर आते जाते बच्चों की खुशियां संभाले नहीं संभल रही। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ नूरुल आरिफीन, समा, कोयटा। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस, देखते रहिए समा।